देखा कैनेबिस का पौधा, तो कैनेबिस का पौधा कैनेबिस की प्रजाति का ही रहता है या फिर उस प्रजाति के अन्य पौधे भी उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक वैसे ही अफीम पुष्प का जो प्लांट्स होता है, पौधा होता है, वह पेपेवर सोमनिफेरम एल जाति का होता है या फिर उसी जाति में, उसी कैटेगरी में और भी पेपेवर सोमनिफेरम एल जाति के प्लांट्स अफीम पुष्प के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक, लेकिन कैटेगरी उसी की होनी चाहिए, सोमनिफेरम एल जाति या फिर एरिथ्रोजाइलम वंश या फिर कैनेबिस, तीन चीजें। ठीक है, इसमें हम 7 तक पढ़ते हैं कोका का पौधा। 8 में आते हैं प्रवहन पर, यानी कि कन्वेंस पर। कन्वेंस इस अधिनियम के अंतर्गत कन्वेंस किस तरीके से किया जा सकता है, अवैध व्यापार किस तरीके से किया जा सकता है, तो 3 तरीके बताए गए हैं, 3 मार्ग बताए गए हैं जिनसे कन्वेंस किया जाएगा। पहला यान के माध्यम से, दूसरा जलयान के माध्यम से, तीसरा वायुयान के माध्यम से। तो फ्रेंड्स इसमें हम 8वें क्लॉज में पढ़ेंगे प्रवहन की परिभाषा, यानी कि कन्वेंस की परिभाषा। 9 में है इंटरनेशनल कन्वेंशन, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या है, इसकी डेफिनेशंस, इसके खंड 9 में दी गई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन 2 कन्वेंशंस हैं जो मुझे याद हैं और डेफिनेशंस इस एक्ट में भी परिभाषित किए गए हैं। देखिए, पहला स्वापक औषधि वन प्रवाही पदार्थों पर एकल अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन 1961 जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था और भारत ने उसे अडॉप्ट किया, भारत उसका सिग्नेटरी है। इसलिए भारत उस कन्वेंशन के अंतर्गत, कहा ना इसमें चौथा हमने जो उद्देश्य का पढ़ी थी, उद्देश्य का मुझे चौथा पॉइंट था कि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया जाता है। तो उन कन्वेंशन का पालन करने के लिए भारत बाध्य है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन 1961 जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था और उस कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल जो कि 1972 में हुआ था और जिसे कि जेनेवा में आयोजित किया गया था 1961 के उसको संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल को। और उसके बाद में आता है एक और कन्वेंशन स्वापक औषधि वन प्रवाही पदार्थों पर एकल अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन 1972 जो कि वियना में किया गया था और भारत उस समय उसको भी भारत ने अंगीकार किया था, भारत भी उसका सिग्नेटरी था, इसलिए उसको भी जो है अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन में इसमें जगह दी गई है अपने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ऐसे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन या लिखित या प्रोटोकॉल जिसका भारत सदस्य रहा है, जिसे भारत ने अडॉप्ट किया है या भारत जिसका सिग्नेटरी रहा है, तो ऐसे कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए इस एक्ट को जो है इस एक्ट में जो है मतलब सरकार की बाध्यता है कि सरकार जो है इसके लिए प्रोविजन बनाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अपना हो गया सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 में आता है विनिर्माण। फ्रेंड्स, विनिर्माण और विनिर्मित औषधि और निर्मिति, इनमें क्या अंतर है? अक्सर स्टूडेंट्स या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि विनिर्माण क्या है या विनिर्मित क्या है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें ठीक से सोचना होगा और इसे फाइंड आउट करना होगा कि विनिर्माण की स्टेज कौन सी होती है, उत्पादन की स्टेज कौन सी होती है और विनिर्मित औषधि की स्टेज कौन सी होती है। तीनों थोड़ी सी सिमिलर लगती हैं, यहीं पर हम जो है कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स 10 में हमें देखने को मिलता है विनिर्माण। तो विनिर्माण में हम क्या देखते हैं? उत्पादन से भिन्न वे सभी संक्रियाएं या ऑपरेशंस जो कि स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थों पर स्वापक औषधियों पर किए जाते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन से भिन्न सभी संक्रियाएं विनिर्माण के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि किसी पदार्थ का परिष्करण करना या उसका रूपांतरण करना, रिफाइंड या ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, विनिर्माण कैसे आप समझेंगे? जैसे कि मान लीजिए सरसों की फसल है और सरसों की फसल जब पक जाती है, काटने के बाद, थ्रेशिंग करने के बाद जब सरसों हमारे हाथ में आ जाती है तो उसको बोलते हैं उत्पादन। वो एक फसल का उत्पादन हुआ। अब उस सरसों को ले जाकर के जैसे ही हम प्लांट में ले जाते हैं और उसमें से ऑयल निकालने की प्रक्रिया चालू करते हैं तो फिर वो उत्पादन से अब विनिर्माण की प्रोसेस में आ गई है। तो ऐसे ही जब हम किसी नार्कोटिक ड्रग्स को फसल के रूप में प्राप्त करने के बाद जब
प्लांट्स में या फैक्ट्री में या किसी अन्य माध्यम से उसका प्रसंस्करण करते हैं, उसके मतलब उसका ऑपरेशन करते हैं, उस पर कोई संक्रिया करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि हम उसका विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण में उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, है ना, ये भी होता है। तो फ्रेंड्स, विनिर्माण में उसका रिफाइनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उत्पादन से भिन्न, वे सभी संक्रियाएं जो कि विनिर्माण के अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं विनिर्मित औषधि पर। विनिर्मित औषधि को समझने से पहले हमें उत्पादन समझना होगा, जो कि सेक्शन इसके खंड 22 में दिया गया है। खंड 22 में क्या है? उत्पादन। उत्पादन कैसे होता है? देखिए, तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं स्वापक औषधियों में, कैनबिस, अफीम पोस्त और कोका। देखिए, कोका के पौधे से कोका की पत्तियों को अलग किया जाना, यह भी उत्पादन की कैटेगरी है। कैनबिस के पौधे से कैनबिस को अलग किया जाना, यह भी उत्पादन की कैटेगरी है। और वैसे ही अफीम पोस्त से अफीम को या फिर पॉपी स्ट्रॉ यानी कि अफीम पोस्त तृण को अलग किया जाना, यह भी उत्पादन की कैटेगरी है। ठीक है, पोस्त तृण हमें कैसे प्राप्त होता है? पोस्त तृण हमें फसल कटाई के पश्चात, जब फसल अफीम की फसल जो होती है उसे हम बोलते हैं, अफीम का जो पौधा होता है उसे हम बोलते हैं अफीम पोस्त। अब अफीम पोस्त का पौधा अभी तो जब हरा होता है तो उसके जो फल निकलता है, उस फल में हम कट लगाते हैं। कट लगाने से व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को हम कलेक्ट करते हैं, तो उससे बनती है अफीम। ठीक, ये अफीम कब बनती है? जब पौधा हरा होता है। लेकिन जब फसल पक जाती है अफीम पोस्त की, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम उस फसल को काटते हैं। अब चाहे उसमें से हमने अफीम निकाला हो या ना निकाला हो, उसके फलों को तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, फसल कटाई के पश्चात अफीम पोस्त के सारे मटेरियल्स को हम पोस्त तृण के अंतर्गत गिनते हैं, काउंट करते हैं। अब पोस्त तृण में फ्रेंड्स, वो किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि जो अपराध करने वाले हैं वो इतने अपने आप को बचाव करने के लिए बड़े बड़े डिफेंस लेते हैं, इसलिए अधिनियम में हर तरह से उसको स्पष्ट तरीके से डिफाइन किया जाता है कि चाहे वह पाउडर के रूप में हो, चाहे वह क्रिस्टल के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो जो है उसका प्रोडक्ट माना जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, उत्पादन में अफीम पोस्त तृण को अफीम पोस्त से अलग किया जाना, अफीम पोस्त से निकाल करके पोस्त तृण की जो कैटेगरी होती है वो उत्पादन की कैटेगरी में से आता है। और कोका की पत्ती कोका के पौधे से अलग की जाती है, कैनबिस के पौधे से अलग किया जाता है, तो इसमें उत्पादन की श्रेणी में आता है। अफीम भी उत्पादन की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि अफीम से हम प्रसंस्करण नहीं करते हैं, सिर्फ कट लगा के डायरेक्ट उसको अफीम के पौधे से ले लेते हैं, तो ये उत्पादन की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स, विनिर्मित औषधि क्या होती है? फ्रेंड्स, विनिर्मित औषधि जो होती है उसकी डेफिनेशन है, सारे कोका के डेरिवेटिव यानी कि कोका के सभी व्युत्पाद, अफीम के सभी व्युत्पाद और पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट यानी कि पोस्त तृण सांद्र। पोस्त तृण सांद्र क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। पोस्त तृण सांद्र क्या होता है? अभी जब अफीम पर आएंगे ना तब उसको समझेंगे। ठीक है, अभी विनिर्मित औषधि के अंतर्गत हम समझते हैं अफीम के व्युत्पाद, कोका के व्युत्पाद और कैनबिस के व्युत्पाद। कैनबिस के व्युत्पाद को अधिनियम में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कैनबिस को व्युत्पाद को समझने के लिए हमें मेडिसिनल कैनबिस को समझना होगा, जो कि इसके बाद वाली डेफिनेशन है विनिर्मित औषधि के बाद वाली। ठीक, जो कि 12 नंबर में जुड़ी हुई है। 12 नंबर में कहता है मेडिसिनल कैनबिस। मेडिसिनल कैनबिस क्या होता है? मेडिसिनल कैनबिस चरस या गांजे का कोई टिंचर या कोई घोल अभिप्रेत है। ठीक, तो मेडिसिनल कैनबिस चरस या गांजे का कोई टिंचर या घोल। ठीक है, अब जब हम विनिर्मित औषधि पढ़ रहे हैं, विनिर्मित औषधि किसमें है? ये विनिर्मित औषधि 11 में है। विनिर्मित
औषधि। विनिर्मित औषधि में क्या क्या आएगा? पहले नंबर पर आएगा अफीम की व्युत्पाद, दूसरे नंबर पर आएगा कोका की व्युत्पाद, तीसरे नंबर पर आएगा औषधीय कैनबिस, ठीक है, चौथे नंबर पर आएगा पोस्ट तृण सांद्र, ठीक है, कॉफीस्टॉक कंसंट्रेट। ये चारों की चारों कंडीशंस विनिर्मित औषधि के अंतर्गत कवर होती हैं। अफीम की व्युत्पाद हम आपको बता चुके हैं, कोका की व्युत्पाद आपको बता चुके हैं, औषधीय कैनबिस आपको बता चुके हैं, मेडिसिनल कैनबिस यानी कि चरस या गांजे का कोई भी टिंचर या घोल अभिप्रेत है, और पोस्ट तृण सांद्र। पोस्ट तृण सांद्र क्या होता है? पोस्ट तृण सांद्र फसल कटाई के पश्चात जो पोस्ट तृण के जो टुकड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पाउडर में हो, क्रिस्टल में हो, अब उनके एल्केलाइड निकालने के लिए कोई संक्रिया की जाती है। उसके एल्केलाइड निकालने के लिए कोई प्रसंस्करण प्रारंभ किया जाता है, और उस प्रसंस्करण से जो चीज निकल के आती है उसको हम बोलते हैं कॉफीस्टॉक कंसंट्रेट यानी कि पोस्ट तृण सांद्र। तो फ्रेंड्स, विनिर्मित औषधि के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। आपको एक कंफ्यूजन करने वाली बात और सामने आती है एग्जाम में, उसे हम देख लेते हैं कि आपको बार बार ये देखने को मिलेगा 0.1% से अनधिक, ये शब्द देखने को मिलेगा, या 0.2% से अनधिक। देखिए, अफीम के संबंध में 0.2% चलेगा, और कोका के व्युत्पाद के संबंध में 0.1% चलेगा। ध्यान रखना, जहां कोका का व्युत्पाद है वहां 0.1% निर्मित लगाना है, और जहां अफीम के है वहां 0.2% से अनधिक लगाना है। ये आपको माइंड में सेट करना है, 0.1 और 0.2। तो फ्रेंड्स, वन मिनट, विनिर्मित औषधि हो गई अपनी ये। अब विनिर्मित औषधि के बाद में हम आते हैं औषधीय कैनबिस। औषधीय कैनबिस की डेफिनेशन 12 में हम पढ़ चुके हैं। औषधीय कैनबिस क्या होता है? औषधीय कैनबिस, औषधीय कैनबिस, औषधीय कैनबिस, कैनबिस, कैनबिस हेम्प क्या होता है? कैनबिस हेम्प में दो चीजें आती है, गांजा, चरस, या फिर एनी मिक्सर्स, विदाउट, विद और विदाउट। फ्रेंड्स, औषधीय कैनबिस मींस चरस या गांजे का कोई टिंचर या घोल अभिप्रेत है जो कि औषधि के रूप में लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, औषधीय कैनबिस के अंतर्गत चरस या गांजा का घोल या टिंचर अभिप्रेत है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं 13 नंबर पर स्वापक आयुक्त की डेफिनेशन से। स्वापक आयुक्त को धारा 5 में डिफाइन किया गया है। तो धारा 5 में स्वापक आयुक्त के प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग दिस क्लॉज 13, क्लॉज 14 पर आते हैं। क्लॉज 14 स्वापक औषधि को परिभाषित करता है। फोर्टीन में बताया गया है स्वापक औषधि क्या होती है। स्वापक औषधि कैनबिस हेम्प, अफीम, पोस्त, कोका की पत्ती, ये सभी स्वापक औषधि के अंतर्गत आती हैं। कोका की पत्ती, कैनबिस हेम्प, अफीम और अफीम पोस्त, ये सभी जो है, और इसके अंतर्गत सभी निर्मितियां, ठीक है। स्वापक औषधि खंड 14 में बताया गया है स्वापक औषधि, ठीक है। क्या क्या आता है? कैनबिस हेम्प, कोका की पत्ती, अफीम पोस्त, ठीक है, और अफीम, और वे सभी निर्मितियां स्वापक सभी विनिर्मित औषधियां स्वापक औषधि के अंतर्गत आती हैं। जो हमने अभी विनिर्मित औषधि देखा वो सारे की सारे फॉर्म स्वापक औषधि के अंतर्गत आते हैं। स्वापक औषधि में मुख्यतः 3 चीजें हमें काउंट करनी होती हैं, कैनबिस हेम्प,
कोका के पत्ती या फिर अफीम पुष्प या फिर उसके डेरिवेटिव यानी कि उसके व्युत्पाद। ठीक, तो कोका में स्वापक औषधि में क्या कहता है, कैनबिस सैन, कोका की पत्ती, अफीम पुष्प, पुष्प तृण और अफीम। ठीक, और ये सभी विनिर्मित औषधियां ये क्या स्वापक औषधि के अंतर्गत आती हैं। अब आपको ओटी दी जाएगी और ओटी में आपको कई चीजें दी जाएंगी, उसमें से आपको छांटना है और देखना है कि आपका जो है परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है एग्जाम के दौरान। तो फ्रेंड्स 14 में स्वापक औषधि हो गया, 15 से हम पढ़ेंगे 19 तक अफीम और अफीम के डेरिवेटिव, अफीम के व्युत्पाद वगैरह। ठीक है, 15 देखिए 15 में है अफीम, 16 में है अफीम के व्युत्पाद, 17 में है अफीम पुष्प, 18 में पुष्प तृण और 19 में है पुष्प तृण शांत। देखिए फ्रेंड, पहले आपका ध्यान जाना चाहिए अफीम पुष्प के लिए, क्योंकि ये एक पौधा है। ठीक है, ये पौधा है, ये पौधा होगा तभी तो ये सारी चीजें मिलेंगी, ऊपर की नीचे की दो चीजें, ऊपर की दो चीजें। सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए अफीम पुष्प की ओर। अफीम पुष्प को धारा क्लॉज 17 में डिफाइन किया गया है। अफीम पुष्प क्या होता है, अफीम पुष्प सोमनिफेरम, पेपेबस सोमनिफेरम एल जाति का पौधा या फिर उसी जाति की उसी कैटेगरी का कोई पौधा जिसे कि केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, अफीम पुष्प, अफीम पुष्प, अफीम पुष्प से सबसे पहले क्या प्राप्त किया जा सकता है, अफीम। अफीम से, अफीम पुष्प के पौधे से हम अफीम को प्राप्त करते हैं, जिसकी प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। जब पौधा यंग स्टेज पर होता है, हरा होता है, तो उसके फल में कट लगाया जाता है, उससे मिल्क, व्हाइट कलर का जो मिल्क टाइप का एक लिक्विड निकलता है, उसी से हम अफीम को प्राप्त कलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अफीम इसमें इस तरीके से प्राप्त की जाती है, कट लगा करके फसल में। ठीक है, जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, तो फिर उसको काटना पड़ता है। तो काटने के बाद में, फसल कटाई के पश्चात बीजों के अतिरिक्त जितने भी पार्ट्स बचते हैं, भूसा, लकड़ी, फल, फूल, जितना भी बचता है वो सब पुष्प तृण के अंतर्गत आता है। अब वो चाहे उसका पाउडर बना दिया हो या उसका क्रिस्टल कर दिया हो या उसका मतलब किसी तरीके से उसका फॉर्म चेंज कर दी हो, तब भी वो पुष्प तृण ही कहलाएगा। ये नहीं कह सकते कि ये पुष्प तृण नहीं है। पुष्प तृण उत्पादन की कैटेगरी होती है, जो कि हम आपको बता चुके हैं क्लॉज 22 में। पुष्प तृण के बाद आता है पुष्प तृण सांद्र। अब देखिए, फसल कटाई के पश्चात हमारे पास क्या है, फसल के अवशेष हैं। अब उसमें जो मार्फिन है, उस मार्फिन को निकालने के लिए, उसमें जो ड्रग्स है, उस ड्रग्स को निकालने के लिए फसल कटाई के पश्चात पुष्प तृण, देखिए पुष्प तृण से उसके एल्केलाइट को या उसके मार्फिन को बाहर निकालने के लिए जैसे ही प्रसंस्करण प्रारंभ किया जाता है, तो प्रसंस्करण प्रारंभ करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं, पुष्प तृण का प्रसंस्करण प्रारंभ करने के बाद जो चीज हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पुष्प तृण सांद्र, यानी कि पॉपी स्टॉक कंसंट्रेट। ठीक, तो पुष्प तृण से पॉपी स्टॉक कंसंट्रेट मिला। अब क्या होता है, बचा हमारे पास अफीम के व्युत्पाद। तो फ्रेंड्स अफीम के व्युत्पाद के अंतर्गत क्या आता है, ये सभी अफीम को हम कई तरह से यूज करते हैं, औषधि के रूप में यूज करते हैं, और भी कई एक्स्ट्रा यूजेस उसके होते हैं। या फिर अफीम में ऐसा कुछ 0.2% से अधिक मार्फिन डाइएसिटिल होता है इसमें, तो अफीम के व्युत्पाद में चले जाते हैं वो प्रतिशत से अधिक मार्फिन डाई एसिटाइल। अगर इससे मात्रा ऊपर की है अफीम के किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो जो है अफीम के व्युत्पाद के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कैटेगरी समझ में आए कि अफीम पुष्प क्या होता है, पुष्प तृण क्या होता है, पुष्प तृण सांद्र क्या होता है, अफीम क्या होता है, अफीम के व्युत्पाद क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं निर्मिति पर। निर्मिति को इस क्लॉज की 20 में डिफाइन किया गया है। निर्मिति में क्या आता है, निर्मिति में डोज के आधार पर खुराक के रूप में कोई स्वापक औषधि की कोई खुराक
सम्मिलित की जाती है। ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, ठोस हो सकती है, वो किसी भी भौतिक अवस्था में हमको मिल सकती है। आपको याद रखना है निर्मित के संबंध में खुराक के तौर पर ली जाने वाली, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, भौतिक किसी को कोई भी उसका रूप हो सकता है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं 21 विहित। 20 नंबर बताया गया विहित अधिनियम के नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। उसके बाद में 22 में उत्पादन, जो कि हम आपको बता चुके हैं। 23 में मन प्रभावी पदार्थ। मन प्रभावी पदार्थ को हमने बताया कि धारा 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मन प्रभावी पदार्थ को सूची में जोड़ सकती है और उसे हटा सकती है, यानी कि सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ को हम मन प्रभावी पदार्थ की कैटेगरी में काउंट करते हैं। 24 में बताया गया है आयात निर्यात के प्रोविजंस बताए गए हैं। अंतरराज्यीय आयात। अंतरराज्यीय आयात क्या होता है? इंटर स्टेट एक्सपोर्ट। ठीक, 24 में अंतरराज्यीय आयात है, यानी कि भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में या संघराज्य क्षेत्र से दूसरे संघराज्य क्षेत्र में ले जाना अंतरराज्यीय आयात के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब वहां से लाना आयात। वहीं पर 25 में बताया गया है भारत में से आयात। इसको याद करने की मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूं, ये कैसे आपको याद होने हैं। देखिए 23 में तो आपका था मन प्रभावी पदार्थ बताया गया अकॉर्डिंग टू अनुसूची, उसमें अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट इन दिस एक्ट। 24 में अब आपको मिलेगा अंतरराज्यिक आयात। ठीक है, भारत की एक स्टेट से दूसरी स्टेट को आयात करना। 25 में आपको मिलेगा भारत में आयात। फ्रेंड्स ये आयात ऊपर है, दो इसको कोरिलेट करना है 24, 25। और इसके बाद 26 में आपको मिलेगा भारत में निर्यात। 27 में आपको मिलेगा अंतरराज्यीय निर्यात। देखिए आयात की दो डेफिनेशन इधर हो गई, निर्यात की दो हो गई, लेकिन भारत के संदर्भ में दो आयात निर्यात दोनों पास पास में है, 25 और 26 में। इसमें 24 में है, इसमें 27 में है। ठीक है, भारत में आयात, भारत में निर्यात का वही अर्थ है भारत में से किसी चीज को लाना विदेश से, और भारत में से किसी चीज को निर्यात करना निकालना विदेश के लिए, ये इसके संदर्भ में हम समझेंगे। अंतरराज्यीय आयात में भारत के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना, भेजना निर्यात, और वहां से लाना निर्यात आयात की कैटेगरी में गिना जाता है। तो इसमें कुछ समझने के लिए ज्यादा है नहीं। 28 में हम आते हैं। 28 में बताया गया है परिवहन। परिवहन के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में या संघराज्य क्षेत्र से दूसरे संघराज्य क्षेत्र में लाना या ले जाना अभिप्रेत है। ट्रांसपोर्टेशन मींस 29 इसमें एक डेफिनेशन जुड़ी है। 28A में उपयोग के अंतर्गत निजी उपयोग अभिप्रेत है इस एक्ट में। ठीक है, 29 में बताया गया है ऐसे शब्द और परिवार, ऐसे शब्द जो कि इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं लेकिन उनका अर्थ इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो उनका अर्थ क्या लगाया जाएगा बताया गया है। 29 में बताया गया है कि उनका अर्थ वह लिया जाएगा जो कि सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में लिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने ये देखा। और एक चीज इसमें एक चीज हमें और देखनी है, वो ये है कि नियंत्रित पदार्थ, नियंत्रित परिधान, ये क्या होता है? नियंत्रित पदार्थ और नियंत्रित परिधान, इनको भी जोड़ा गया है सेक्शन, इसके खंड 7 में जोड़ा गया है। नियंत्रित परिधान और नियंत्रित पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ को खंड 7 के डी में जोड़ा गया है और नियंत्रित उसको जो है बी में जोड़ा गया है। नियंत्रित परिधान क्या होता है? देखिए नियंत्रित परिधान यानी कि कंट्रोल डिलीवरी के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस सरकार के द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की देख रेख में ही
एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उसको डिलीवर किया जाएगा, इसको बोलते हैं कंट्रोल डिलीवरी, यानी कि सरकार की देखरेख में उस डिलीवरी को संपन्न किया जाएगा। इसको डिफाइन किया गया है इसके खंड 7 के खंड अमेंडेड खंड खा के अंतर्गत। वही कंट्रोल सब्सटेंसेस, यानी कि कंट्रोल सब्सटेंसेस इसको बताया गया है इसमें 7 जोड़ा गया है अमेंड करके। कंट्रोल सब्सटेंसेस ऐसे पदार्थ जो कि स्वापक औषधि नहीं है, मन प्रभावी पदार्थ की जो अनुसूची है उसमें लिस्टेड नहीं है, तो फिर ऐसे भी कोई पदार्थ हो सकते हैं जो स्वापक औषधियों से बाहर है और उस सूची में भी लिस्टेड नहीं है, और सरकार को लगता है कि ऐसे पदार्थों को कंट्रोल किया जाना चाहिए, उनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, तो सरकार ऐसे कुछ पदार्थों की लिस्ट बनाएगी और उन्हें कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस डिक्लेयर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो फ्रेंड्स, हमने प्रयास किया है कि आपको ये एनडीपीएस पर डेफिनेशंस क्लॉज या एनडीपीएस पर ओवरऑल आपका व्यू क्लियर किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी अति आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, जिससे कि हम और भी इंस्पायर हो सकें और भी कुछ नया लेकर के आपके लिए आ सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।